तो शुरुआत करते हैं रूस के यूक्रेन पर हमले की खबर से। यूक्रेन की दारकूमत कीव की जानिब रूसी अफवाज की पेशकदमी जारी है। रूसी अफवाज कीव पर शदीद हमले कर रही है। रूसी फौज ने एंटोनो एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है। इसी दौरान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को बातचीत की पेशकश की है। वहीं रूस का कहना है कि अगर यूक्रेनी अफवाज हथियार डाल दें तो बातचीत की जा सकती है। वहीं यूरोपीय यूनियन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और वजीर दिफा सर्गेई शुगोई की जायदादें जब्त करने का फैसला कर लिया है। रूस और यूक्रेन की जंग पर नाटो की मीटिंग जारी है। इसी बीच रूसी सदर पुतिन ने खिताब करते हुए कहा कि वो यूक्रेन शहरियों को निशाना बना रहा है। यानी उनका कहना था कि यूक्रेन अपने हमलों से शहरियों को निशाना बना रहा है, वो शहरियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पुतिन ने कहा कि हम यूक्रेन को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। इससे कबल यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने आलमी बिरादरी से शिकवा किया कि उसने रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को तन्हा छोड़ दिया है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को लेकर यूक्रेन में रिहाइश पजीर हिंदुस्तानी शहरियों के अहल खाना ने रूस की सफारत खाना पर जमकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने जंग रोकने की मांग की। लोगों से बात की हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे ने। रूस और यूक्रेन में जिस प्रकार से युद्ध चल रहा है उसमें कई ऐसे भारतीय परिवार के बच्चे हैं जो अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पर फिलहाल रसिया एम्बेसी पहुंचे थे। उनका सरकार से मांग है कि उनके बच्चे सकुशल यहाँ पर लाए जाएं। कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनके बच्चे अभी भी वहीं पर हैं। मैडम है, मैम आपकी बिटिया वहाँ क्या नाम है? लीशा सिंह। कहाँ पर वो है फिलहाल? खारकिव में। तो आपकी बात हुई क्या? हाँ, बात तो हो रही है। अच्छा। तो उसको प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो वहाँ पे वो डर रहे हैं, बार बार डर रहे हैं। वहाँ पे बमबारी हो रही है। उसके आसपास बिल्डिंगें ढह गई है। खाने के लिए नहीं है उन लोगों के पास, और पानी की स्कार्सिटी हो रही है। रात भर सो नहीं पाते हैं। तो प्रॉब्लम तो बहुत है वहाँ पे। लगातार संपर्क हो रहा है? हाँ, अभी लगातार संपर्क में है। वो ठीक है? हाँ, अभी ठीक है। सरकार से क्या मांग है? सरकार से ये मांगे कि जल्द से जल्द वहाँ से निकाल लिया जाए। अगर कल को वहाँ पे बम जैसे रसिया कहीं पे भी फेंक रहा है, रॉकेट कहीं पे भी फेंक रहा है, अगर ये बाई चांस वो गिरता है, अगर उसको कहीं पे इंजरी होती है तो वो कहाँ पे जाएंगे? अगर ये बाई चांस कुछ होता है तो हम कहाँ पे ढूंढेंगे? तो बस हमें सरकार से यही है कि हमारे बच्चों को जल्द से जल्द लाकर हमें वापस कर दे। यहाँ से आपने संपर्क किया क्या? इंडियन नहीं, हमें हाँ किया, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है किसी से। अच्छा, फोन पे बात हो रही है आपकी बिटिया से? हाँ, फोन पे बात हो रही है बिटिया से। अभी कैसी है? हाँ, अभी ठीक है। अभी ठीक है, बंकर में है। अभी ठीक है। अभी ठीक? हाँ, अभी ठीक है। मतलब बंकर में है, सारन बजता है तो उन लोग को बंकर में जाना पड़ता है। फिर खाने के लिए रूम में जाते हैं, थोड़े बहुत खा के फिर बंकर में छुपना पड़ता है। ये वाला हाल है उनके साथ। ठीक है मैम। तो ये तमाम परिवार भी हैं, एक भाई साहब भी हैं। सर, आपकी भी फैमिली का कोई वहाँ पर है? मेरी सिस्टर लाइन पे है। अच्छा, हाँ जी। क्या सर पोजीशन है फिलहाल आप लोग यहाँ? फिलहाल वहाँ पे मिसाइलें आवाजें आ ही रही हैं उनको कंटिन्यूअस, और उन्हें कुछ भी नहीं मिल पा रहा। हाँ, मैं वीडियो कॉल करके भी दिखाता हूँ। जी जी जी। तो सर क्या फिलहाल आपकी सरकार से मांग है कि? सरकार से मांग ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को जल्दी लाया जाए इंडिया वापस। अच्छा, ये देखिए, मैं आपको वीडियो कॉल पे भी दिखाता हूँ। ठीक है। ये देखिए अंशु, बैक कैमरा खोलना, सिचुएशन दिखाओ वहाँ की। हमारी इंडियन गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही। देखिए कैसे बच्चे कैसे बिलस रहे हैं वहाँ पे। ये कहाँ पे है? ये यूक्रेन कीव में फंसे हुए। ये MBBS कर रही हैं, बहन है मेरी। अच्छा, आपकी बहन? ये देखिए कैसे फंसी हुई हैं। तो सरकार से कुछ बात? सरकार से मांग है कि जल्दी से जल्दी इसको शांत कराया जाए और हमारे स्टूडेंट्स को इंडिया वापस लाया जाए। अभी उनका वहाँ खाने की व्यवस्था? खाने की व्यवस्था कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा। कंटिन्यूअसली वहीं पे आवाजें आ रही हैं, बमबारी हो रही है कंटिन्यूअस, और कभी कभी तो फोन भी नहीं मिलता है। अच्छा अच्छा। तो हमें एक चीज और बताएं सर कि लगातार वहाँ पर अभी ये किसी बंकर में है या मेट्रो? ये बंकर में है, कुछ बंकर्स में है, कुछ मेट्रो अंडर मेट्रो है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। सरकार यहाँ आपने एम्बेसी से मुलाकात की या? एम्बेसी जाने नहीं दे रहे। आप देखिए पीछे कैमरा कैसे रोक रहे हैं, प्रोटेस्ट ही नहीं करने दे रहे हमें कि हम अपने बच्चों को वापस लेके आ पाए। सरकार से क्या आप लोग अपील करेंगे? बस सरकार से ये अपील है, जल्दी से जल्दी हमारे इंडियन बच्चों को लाया जाए। अच्छा। हाँ, क्योंकि सिचुएशन वहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल हो गई है। हाँ, बहुत ही क्रिटिकल हो गई है। प्लीज यही अपील है, हमारे बच्चों को, हमारी बहनों को और हमारे भाइयों को जल्दी लाया जाए।
वो पढ़ने गए हैं, वहाँ पे मरने नहीं गए हैं। प्लीज उनको जल्दी से जल्दी वापस लाया जाए। ठीक है, तो देखिए ये भी एक परिवार है, ये भाई हैं, इनकी बहन वहां पर फिलहाल फंसी हुई हैं। बड़ा सवाल इस मामले में है कि तमाम ऐसे परिवार हैं जिनका साफ तौर से कहना है कि वो सरकार से ये मांग करते हैं कि वो फिलहाल उनके बच्चों को सकुशल भारत लाएं। खैर, सरकार भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है, अपने तमाम बच्चों को वो वापस लाने की कोशिश कर भी रहे हैं। सरकार लगातार संपर्क बनाए हुए है, नजर बनाए हुए है, लेकिन तमाम जो परिवार हैं वो बेचैन हो रहे हैं। वीडियो कॉल से वो अपने परिवार से जुड़ रहे हैं ताकि उनके बच्चे जल्द से जल्द वापस सकुशल भारत पहुंचे। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18। कानपुर के एक खानदान के 2 अफराद यूक्रेन में फंसे हैं। एक भाई और बहन यूक्रेन खरकीव शहर में फंसे हुए हैं। एमबीबीएस की तालीम हासिल करने गए भाई बहन रूस के हमले के बाद वहां फंस गए हैं। उनके अहल खाना वापसी का कोई इंतजाम न होने के सबब परेशान हैं। अहल खाना ने हुकूमत से अपील की है कि वो इनकी वापसी को यकीनी बनाए। शब्दों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि फीलिंग्स कभी भी शब्दों में नहीं बयान की जा सकती हैं। बस इतना ही चाहते हैं कि गवर्नमेंट किसी भी तरह से उन्हें कैसे भी वहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करवा दे जो उनकी बेसिक नीड्स हैं। इवन खाना, पानी की भी दिक्कत हो रही है। वहाँ पे बॉटल्स कितने दिन चल सकती हैं बच्चों की। खाने में वो चिप्स कुरकुरे वगैरह खा रहे हैं, बिस्किट्स खा रहे हैं, तो उसमें कैसे हो सकता है। बहुत ज्यादा टेंशन है उनकी सुरक्षा को लेकर। हालांकि बच्चे बार बार ये कंसोल कर रहे हैं कि आप परेशान नहीं हुए, हम लोग सेफ है, सिक्योर है, बेसमेंट में है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन फिर भी हम लोग तो नहीं समझ पा रहे हैं अपने आप को कैसे समझाएं। ना बच्चों के सामने हम लोग ये जाहिर कर पा रहे हैं कि हम लोग कितने परेशान हैं। मुझे लगता है, जहां तक मेरा अपना सोचना है, कि सरकार ने निर्णय लेने में या सोचने में देरी करी। भारत सरकार सिर्फ इतना है कि बच्चों के लिए खाने पीने की उचित व्यवस्था करवा दे वहाँ। और यूक्रेन में हजारों हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं। इनको वापस लाने की कोशिशें जारी हैं। ताहम कुछ ऐसे भी हैं जो वापस आ चुके हैं। मुरादाबाद की एक तालिबा वापस आई हैं जो यूक्रेन में एमबीबीएस की तालीम हासिल कर रही थी। उन्होंने कुछ इस तरह वहां के अहवाल बताए। मुरादाबाद में भी ऐसी एक छात्रा, एक स्टूडेंट्स यूक्रेन से हमारे वापस आई हैं। एमबीबीएस की छात्रा हैं ये, एमबीबीएस की स्टूडेंट्स। आइए इनसे बात करते हैं, क्या हालात है वहाँ के। वहाँ के हालात इस वक्त ठीक नहीं है। बच्चे अपने आप को बचाने के लिए मेट्रो स्टेशन के बेसमेंट में बच रहे हैं और वहाँ के यूक्रेनियंस भी वहीं पे उनके साथ हैं। वहाँ पे अलर्ट जारी कर दिया गया है, बीच बीच में सायरन बजते हैं और बच्चे तुरंत अपने अपार्टमेंट से नीचे बेसमेंट में आ जाते हैं। कुछ बिल्डिंग्स हैं जो मेरी फ्रेंड्स की हैं, उसके 1 किलोमीटर दूर तक ही बम ब्लास्ट हो चुके हैं। मेरे फ्रेंड्स ने खुद अपनी आंखों से देखा है, तो वो काफ़ी इस वक्त डरे हुए हैं। बस यही प्रे कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इवैक्यूएशन हो जाए। आपके कितने स्टूडेंट्स, आपके कितने साथी वहाँ पर फंसे हुए हैं यूक्रेन में जो पढ़ाई करने के लिए गए? जहाँ तक 1 महीने पहले एम्बेसी ने एक फॉर्म दिया था, उसके अनुसार करीब 20,000 बच्चे थे, इंक्लूडिंग इंडियन जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली हम मान सकते हैं कि 17-18 हज़ार बच्चे वहाँ पे थे, जिसमें से करीब 500 ही वापस आए, इससे ज़्यादा वापस नहीं आए। किस तरह की कंडीशंस हैं वहाँ पर इस वक्त यूक्रेन में? अगर युद्ध की बात करें, रूस ने हमला किया है, तो किस तरह के हाल? तो वहाँ पे इस तरह के हैं कि बच्चे अगर बाहर निकले तो गए, वाकई में गए, क्योंकि खुद एक फोर्स थी, उसको इंग्लिश आती थी और वो उसने खुद मिसाइल उड़ते हुए देखी है। कुछ नहीं पता है, रूस बॉर्डर के साइड में कर रहा है, उसको नहीं पता कि किसको लगेगी। तो बच्चे अगर बाहर गए खुले में तो पक्का गए, इसलिए यही है कि एम्बेसी के थ्रू जाएं तो ही ठीक रहेगा। ये थी यूक्रेन में एमबीबीएस की स्टूडेंट और ये साफ बता रही हैं कि अगर स्टूडेंट अपने हॉल से बाहर आते हैं, इंस्टीट्यूट से बाहर आते हैं, तो समझ लीजिए कि वो गए। मुरादाबाद से मोहम्मद साजिद, न्यूज़ 18 उर्दू के लिए। और हिजाब के मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट में आज क्या हुआ, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर आपका इस्तकबाल है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुसलसल 11 दिनों से हिजाब पर जारी समाअत आज मुकम्मल हो गई। अदालत ने समाअत को मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की क़यादत वाली 3 रुकनी बेंच में आज दोबारा समाअत शुरू हुई। मुल्क के मारूफ एडवोकेट यूसुफ मछाला, एडवोकेट रवि वर्मा कुमार, ताहिर हुसैन और चंद दीगर वकला ने जिरह की। यूसुफ मछाला ने कहा कि हिजाब चेहरे और सर को ढकने वाला छोटा कपड़ा है, इससे पहनकर जाने वाली लड़कियों को कॉलेज में दाखिल होने से रोकना नहीं चाहिए। यूसुफ मछाला ने अदालत से दरख्वास्त की कि हुकूमत के हुक्मनामे को मनसूख किया जाए। बहरहाल 11 दिनों से जारी हिजाब पर समाअत को अदालत ने आज मुकम्मल करार देते हुए फैसले को महफूज कर लिया है।
कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब को लेकर बरपा हुए हंगामे के दौरान एक नया तनाजा और पैदा हो गया है। बेंगलुरु के एक कॉलेज में अमृतधारी सिख तालिबा को पगड़ी पहनकर आने से मना किए जाने के बाद मुस्लिम समाज के बाद अब सिख समाज ने भी इसे मजहबी आजादी के खिलाफ बताते हुए नाराजगी जाहिर की है। मेरठ में गुरुद्वारा सिख सभा इंतजामिया कमेटी ने कर्नाटक में पेश आ रहे इन वाकयात को सियासी ड्रामा करार देते हुए मुल्क के आईन और मजहबी आजादी के हक को खत्म करने की साजिश करार दिया। सिख सभा इंतजामिया कमेटी के जिम्मेदारान का कहना है कि मुसलमानों में हिजाब और सिखों में दस्तार उनकी मजहबी पहचान और रिवायत का हिस्सा है, जिसे बदला नहीं जा सकता। ड्रेस कोड के नाम पर स्कूल कॉलेजों में बर्पा किए जा रहे हंगामे और नए नए तनाज़ात मुल्क और समाज के लिए नुकसानदेह साबित होंगे। ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे सिख समाज, सिख धर्म से संबंधित किसी बच्ची को कर्नाटका में स्कूल में जाने से रोका है क्योंकि उसने दस्तार सजाई है, हम उसको दस्तार बोलते हैं, पगड़ी, और उसका रोकना गलत है। उसको नहीं रोकना चाहिए क्योंकि अमृत छका हुआ है, अमृतधारी है, और अमृत छका हुआ है और अमृतधारी है तो उसको सिर ढकना जरूरी होता है। और वो अगर पगड़ी जो बांधती है और वो भी सिर ढकती है तो वो कोई गलत काम नहीं करती, वो बिल्कुल धार्मिक परंपरा के अनुसार चल रही है, उसको चलने देना चाहिए। चाहे वो कोर्ट हो या वो स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी हो या सरकार हो, कोई भी हो, अगर वो दस्तार बांध रखी है, पगड़ी बांध रखी है तो वो गलत नहीं बांध रखी। हमारी पगड़ी का या हमारे कृपान का, कड़े का, ये हमारे ककार हैं। ये हमें पहली तो मान्यता हमारे धर्म से है। हमारे धर्म में जो सिख धर्म के गुरु रहे हैं उन्होंने कुर्बानियाँ, अपने बच्चों की शहीदियाँ, जो गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी, गुरु गोविंद सिंह जी के पूरे परिवार की शहीदी, वो इस सनातन धर्म की संस्कृति को बचाने के लिए गई है। अब वो सनातन धर्म संस्कृति वाले अगर उस पर कुछ ऑब्जेक्शन करते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि वो चीज़ गलत है। दूसरा राइट हमें हमारा संविधान देता है। मेरे कॉलेज में ही देखिए आप 95% मैं कहूँगी हमारे यहाँ मुस्लिम गर्ल्स पढ़ती हैं और सबको पूरी इजाज़त है, वो अपना हिजाब पहनकर आती हैं। हमारा जो रिलीजन को देखते हुए तो हमारा तो ड्रेस कोड ही यही है, तो हमारे अपने रिलीजन को देखते हुए तो हम अगर अपने ड्रेस कोड में आ रहे हैं जो हमारे गुरु साहब ने हमें बख्शा है, जो हमें दिया है, तो अगर हम उसमें प्रॉपर हैं तो इससे बढ़कर और अच्छी बात क्या हो सकती है। उर्दू सहाफत अपने 200 साल मुकम्मल कर रही है। इसे लेकर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में प्रोग्राम हो रहे हैं। दिल्ली में भी उर्दू सहाफत का 200 साल का जश्न मनाया जा रहा है। 30 मार्च को इस्लामिक सेंटर में प्रोग्राम का इनेकाद होगा, जिसमें साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी के साथ कई बड़े नाम शामिल होंगे। प्रोग्राम के कन्वीनर मासूम मुरादाबादी ने बताया कि कदीम अखबारों की नुमाइश के साथ साथ कई अहम लोगों को अवार्ड भी दिए जाएंगे। उर्दू सहाफ़त की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज़ादी की तहरीक में उर्दू सहाफ़त ने कलीदी रोल अदा किया था। अब इस सहाफ़त का 200 साला जश्न हिंदुस्तान भर में मनाया जा रहा है। एक दिल्ली में भी प्रोग्राम हो रहा है। हमारे साथ हैं मासूम मुरादाबादी, जो इस पूरे जश्न की तकरीबात के कन्वीनर हैं। मासूम साहब, ये जो जश्न मनाया जा रहा है, किस तरह की तकरीब होने जा रही है और क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं? देखिए, एक बुनियादी बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2022 में हम लोग जहाँ अपने मुल्क की आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं और उसकी तकरीबात पूरे मुल्क में होंगी, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि उर्दू सहाफ़त के 200 साल भी इस 2022 में पूरे हो रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उर्दू का जो पहला अखबार था वो 27 मार्च 1822 को कलकत्ता से निकला था और उसके अखबार के निकालने वाले शख्स का नाम था पंडित हरिहर दत्त और उसके एडिटर थे पंडित सदा सुख। इन्होंने ये अखबार निकाला था और इसके बाद 1836 में दिल्ली से मौलवी मोहम्मद बाकर ने दिल्ली उर्दू अखबार का इजरा किया और इसके बाद फिर एक पूरी सीरीज़ है सैयदुल अखबार। और आपको मालूम है कि 1857 की जंग आज़ादी में उर्दू सहाफ़त ने बड़ा नुमाया किरदार अदा किया और इसका आपको मैं इस बात से इसका अंदाज़ा आपको इससे होगा कि जो पहला सहाफ़ी उर्दू का पहला सहाफ़ी हिंदुस्तान का इस जंग में शहीद हुआ और जिसे अंग्रेज़ों ने तोप के दहाने पर रखकर उड़ा दिया, वो मौलवी मोहम्मद बाकर थे। इस बात में कोई शक नहीं कि उर्दू सहाफ़त की बड़ी तारीख़ रही है और इसकी बड़ी अहमियत है। आज़ादी की लड़ाई, इनकलाब
जिंदाबाद का नारा, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अब 200 साल पूरे हो रहे हैं, तो क्या प्रोग्राम हो रहा है, किस तरह से हो रहा है? तो मैं यही आपको बता रहा था कि जब पहली सदी पूरी हुई थी उर्दू सहाफ़त की, यानी 1920 में, तो ये मुल्क ग़ुलाम था, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और यहाँ हमें वो आज़ादियाँ हासिल नहीं थी जो आज। अगली खबर, दिल्ली फसादात की साजिश के कलीदी मुलजिम बनाए गए और आम आदमी पार्टी के बर्खास्त शुदा कौंसलर ताहिर हुसैन की अहलिया शमा ताहिर हुसैन कॉरपोरेशन चुनाव में उम्मीदवार हो सकती हैं। बताया जा रहा है कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमा सकती हैं। मुस्तफ़ाबाद इलाके के नेहरू विहार वार्ड में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। खास बात यह है कि ताहिर हुसैन जेल में और इलाके में शमा ताहिर हुसैन को हमदर्दी के साथ साथ लोगों की तायद भी मिल सकती है। फसाद की साजिश के इल्ज़ाम के तहत 3 बड़े मुलजिम बनाए गए थे, जिसमें कौंसलर ताहिर हुसैन का भी नाम था, उसमें उमर खालिद का नाम था और खालिद सैफ़ी का नाम था। लेकिन इस सब के बीच दिल्ली में कारपोरेशन इलेक्शन होने जा रहे हैं और उसमें जो ताहिर हुसैन की वाइफ हैं शमा ताहिर, वो इस बार चुनाव लड़ सकती हैं। उनके ज़रिए से कई पोस्टर लगवाए गए हैं। हालांकि अभी आप देखेंगे तो इन पोस्टर में महात्मा गांधी की तस्वीर लगाई गई है, अंबेडकर जी की तस्वीर लगाई गई है और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तस्वीर लगाई है और ताहिर हुसैन की तस्वीर आप देख ही रहे हैं और शमा ताहिर हुसैन की भी यहाँ पर तस्वीर है। यानी कि किसी पार्टी की तरफ से तस्वीर नहीं है, जगह जगह ये पोस्टर लगाए गए हैं। यानी कि जिस तरीके से चुनाव का माहौल है, इंतखाबात का माहौल है और जल्द ही दिल्ली में कारपोरेशन के जो इंतखाबात है वो होने वाले हैं, उसको लेकर के जो एक चुनाव का माहौल गर्म हो रहा है, उसको देखें तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि शमा ताहिर हुसैन वो ना सिर्फ इंतखाब लड़ सकती हैं, बल्कि हो सकता है कि वो एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ें। क्योंकि अभी तक जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, जिस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं, उसमें किसी भी पार्टी के लीडर्स का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। किसी पार्टी की जो चुनाव चिन्ह होता है, उसकी जो निशानी होती है, उसका भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। तो एक तरीके से शमा ताहिर हुसैन शायद यहाँ पर एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वो इंतखाब लड़ सकती हैं। कई लोग यहाँ पर इस इलाके में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलाके में किस तरह का काम हुआ है और किस तरीके का माहौल है। अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि पोस्टर लगाए गए हैं। शमा जी शायद आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वो चुनाव लड़ सकती हैं, इंतखाब लड़ सकती हैं। तो क्या माहौल है यहाँ चुनाव का? माहौल तो उनके हक में ठीक ही है, क्योंकि लोगों की सहानुभूति उनके साथ में है, क्योंकि उनके पति 2 साल से जेल में हैं और जहाँ तक यहाँ की नेहरू विहार की जनता ताहिर हुसैन को व्यक्तिगत तौर पे भी जानती है और उनका जो बिहेव है सभी समुदाय के साथ में बहुत अच्छा रहा इससे पहले भी। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ के जो अभी हम दिखाई दे रही है, तो ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं उन्हीं के पोस्टर लगे हुए हैं। तो किस तरीके से, क्या ये सीट रिजर्व हो गई है? हाँ, सीट तो ये रिज़र्व हो गई है, जैसा कि जानकारी में आया है, और वो रिज़र्व हो गई तो यहाँ से जितने जो मेल कैंडिडेट्स थे उन्होंने अपनी बीवियों को, पत्नियों को आगे बढ़ते हैं। दूरदर्शन कश्मीर के साबिक डिप्टी डायरेक्टर सैयद ज़ीशान फाजिल का इंतकाल हो गया है। उनके इंतकाल पर मुख्तलिफ नामवर शख्सियात ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। मगरबी बंगाल में कत्ल किए गए तालिब इल्म अनीस खान को इंसाफ दिलाने के लिए आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी आवाज उठी। AMU में ज़ेरे तालीम बंगाल के तलबा ने दीगर तलबा लीडरान के साथ मिलकर बाद नमाज जुमा एक एहतजाजी मार्च निकालते हुए बंगाल हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अनीस खान के कत्ल में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अनीस के अहले खाना को मुआवजे का मुतालबा किया। तलबा हाथों में पोस्टर्स, बैनर्स थामे हुए कैंपस की सड़कों पर निकले थे। उनका कहना था कि बंगाल हुकूमत इक़्तिदार में आने के बाद एक सोची समझी साजिश के तहत काम कर रही है। उनके इस रवैये को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। गौरतलब है कि अनीस खान का मुश्तबा हालत में कत्ल हुआ था। इल्ज़ाम है कि पुलिस ने पहले मारा पीटा और फिर उन्हें छत से धक्का दिया था, जिसमें अनीस खान की मौत हो गई।
आज एक प्रोटेस्ट हमने निकाला जो हमारे वेस्ट बंगाल में एक भाई है अनिस खान, जिसके ऊपर हत्या हुआ, उसको मारा गया, 4 पुलिस वर्दी के उसके घर पे जाते उसको पीटते फिर उसको टेरिस से गिरा देती है। मगर इतना दिन होने के बाद भी आज उस भाई को अभी तक जो मेन एक्यूज है उनके कोई खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। ममता सरकार 2 कांस्टेबल को सस्पेंड करके एक लॉलीपॉप दे रहे मुसलमान को, हमने एक्शन ले लिया, मगर उसके पीछे कौन है, वो कांस्टेबल उसके घर पे किसके ऑर्डर पे गए हैं उनको नहीं सस्पेंड कर रहे। ममता बनर्जी एक खामोश वो कर रहे हैं। और इसके बाद जब उसके अनिस खान के लिए जस्टिस के लिए बच्चे लड़ते हैं तो उस पर पुलिस लाठी बरसाती है वेस्ट बंगाल में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बाद दूसरा ऐसा इदारा बन गया है जिसने पुल्मोनरी रूट ट्रांसप्लांटेशन ऑपरेशन को कामयाबी के साथ पूरा कर लिया है। उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी के रहने वाले 3 साला आयशा के कल्ब में सुराख यानी कल्ब की नसें पैदाइशी उल्टी थीं और इनमें सिकुड़न के सबब सांस लेने में खासी परेशानी थी, जिसका एएमयू के शोबे कार्डियो थोरेसिक सर्जरी के डॉक्टरों ने कामयाब इलाज किया है। शोबे के सदर डॉक्टर आजम हुसैन बताते हैं कि ये बच्ची राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य प्रोग्राम के तहत हमारे पास आई थी, जो काफ़ी मसाइल से दोचार थी और ये सर्जरी भी काफ़ी पेचीदा थी, जिसका कामयाब इलाज किया गया है। वहीं बच्ची के वालिदैन विजय सिंह और श्रंती वर्मा ने खुशी का इजहार करते हुए डॉक्टरों की टीम का बेहद शुक्रिया अदा किया। जी हमारे पास आई थी सर्जरी के लिए, जिसके हार्ट में कई सारी प्रॉब्लम थी। एक तो इनकी खून की जो नसें होती हैं, एक नस जो खून फेफड़े को ले आती है और एक पूरे बदन को ले आती है, वो उल्टी थी, जिसे हम ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज कहते हैं। और साथ में ही इसको दिल में छेद भी था और जो खून की नस जो फेफड़े को खून ले आती है उसमें सिकुड़न थी। तो इस वजह से ये तीनों चीज़ों की वजह से। और फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।